एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। क्लास 12 के ऑप्टिक्स के जर्नी में हमने प्लेन मिरर की बातें देखी। आज हमारा टॉपिक होगा स्फेरिकल मिरर। कई लोगों ने मैसेज किया मुझे कि वेलोसिटी प्लेन मिरर के सामने आपने नहीं पढ़ाया। एक्चुअली मैंने उसे जानबूझ के छोड़ा है कि मैं उसे आपको स्फेरिकल मिरर के पास पढ़ा सकूं। कनकेव और कन्वेक्स मिरर में जब हम वेलोसिटी पढ़ रहे होंगे तो उस समय हम प्लेन मिरर से चीज़ें लाएंगे और उससे रिलेट करके कनकेव कन्वेक्स में जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे लिए वो चीज़ आसान हो जाएगा, तो उन्हें विजुअलाइज करना, उन्हें इमेजिन करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो वहाँ रिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे, इसलिए वो छोड़ा गया है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये तो है ही कैपिटल लेटर में, जो कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर मतलब ऐसे मिरर जो हमें स्फीयर से मिले हैं, जो स्फीयर के टुकड़े करने पे, स्फीयर को काटने पे स्फीयर से मिले हैं हमें। तो स्फीयर से हमें कैसे मिरर मिल सकता है? तो इसके लिए तो पहले हम एक स्फीयर बना लें। और हो ये सकता है कि हमने इसे ऐसे काट दिया, कोई टुकड़ा ले लिया। सारे टुकड़े तो एक ही जैसे होंगे, हम इधर से भी काट दें तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा एक ही जैसा होगा। ये टुकड़ा हमें जो मिला, ऐसे देखने में हमें लगता है कि ये गोल सर्किल टाइप का है, पर ये एक्चुअली में इधर भी ऐसे और उधर भी ऐसे है, मतलब ये स्फीयर का टुकड़ा। आप इसे इमेजिन करें तो हो ये सकता था कि इसे मिरर बनाने के लिए हम बाहर में पेंट कर दे सकते थे, ये हो सकता था। और हो ये भी सकता था कि हम इसे मिरर बनाने के लिए अंदर में पेंट कर दे सकते थे। जो हम सिल्वरिंग करते हैं, जो हम पेंट करते हैं, वो हम अंदर भी कर सकते थे, बाहर भी। तो इससे जो मिरर बनता है, ये जो मिरर बनता है, इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसे हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। और ये जो मिरर बनता है, जो इस तरह से मिरर बनता है, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर के नाम है? कनकेव और कन्वेक्स मिरर के नाम हैं, पर ये एक्चुअली इंग्लिश के वर्ड्स हैं। मैं अपने हाथ को ऐसे कर दूं और कोई इधर से देख रहा है तो कहेगा आपका कॉनकेव हिस्सा दिख रहा है, और इधर से अगर किसी को खड़ा कर दूं तो बोलेगा आपका कॉन्वेक्स हिस्सा दिख रहा है। तो बात केवल मिरर की नहीं है, कहीं भी हिस्सा अगर ऐसे होगा स्फीयर के पार्ट में, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे। इस तरह से देखने पे हमें जो अंदर का पोर्शन बल्जिंग इन बल्जिंग आउट, अंदर की ओर घुसा हुआ, अंदर की ओर बैठा हुआ जो पोर्शन है, उसे हम बोलेंगे कनकेव मिरर। और बाहर की ओर जो उठा हुआ पोर्शन है, उसे हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से कनकेव और कन्वेक्स मिरर पे बात होती है। कनकेव और कन्वेक्स एक्चुअली इंग्लिश वर्ड्स हैं, पर हम इसका मिरर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हमें इसको मिरर के रूप में अगर यूज करना है, तो यानी कि हमें इससे रिफ्लेक्शन कराना है, हमें इमेज बनाना होगा। और रिफ्लेक्शन कराने के लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना होगा। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कैसे करता है। और जाहिर सी बात है, ये एक स्फीयर का हिस्सा है, सर्किल का हिस्सा है, तो हम सर्किल में ही बात कर लेते हैं। तो आप सोचिए, कोई भी सर्कुलर पोर्शन, क्लास 10 के सर्किल चैप्टर को थोड़ा याद कीजिए। तो कोई भी सर्कुलर है और यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कोई रे चला गया, अंदर से मान लीजिए मिरर है, ये कैसे लौटेगा? तो हमें नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना होता है? हमें नॉर्मल बनाने के लिए हमेशा सेंटर से उस लाइन को ज्वाइन करना होता है। तो ये हमें नॉर्मल मिल गया, और नॉर्मल मिल गया तो जाहिर सी बात है ये ऐसे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। कोई रे मान लीजिए मैं ऐसे गिरा देता, तो हमें इसका नॉर्मल पहले बनाना मिलता। ये देखिए यही नॉर्मल है, तो ये ऐसे आया तो ऐसे ही लौट आएगा, ऐसे ही लौट जाएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री बना के गया तो 0 डिग्री बना के लौटेगा, तो जैसे गया वैसे लौट आएगा। तो स्फेरिकल मिरर में अगर हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर दो हिस्से कर भी दें, तो इन दोनों मिरर में अगर हमें कभी रिफ्लेक्शन कराना हो, क्योंकि नॉर्मल जानना ज़रूरी है, तो आप हमेशा ये करें, या हम लोग हमेशा ये करेंगे कि इसके सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। मतलब हम जो मिरर पढ़ने वाले हैं उसका एक सेंटर भी होगा, ठीक है, उसका एक सेंटर भी होगा। तो क्या केवल सेंटर होगा कि और भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी? तो चलिए सारे प्रॉपर्टीज देखते हैं, सारे प्रॉपर्टीज की बातें करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, इसमें सबसे पहले कि ये एक स्फीयर से आया है, तो स्फीयर का एक सेंटर तो होगा ही, स्फीयर का एक सेंटर तो जरूर होगा, और वो जो सेंटर होगा
वही इस मिरर का भी सेंटर होगा। पर मिरर क्योंकि अब पूरा स्फीयर नहीं है, अब एक हिस्सा है, और हिस्से को हमें ये जो दिख रहा है तो एक कर्व दिख रहा है, कर्व का ये पूरा एक कर्व है, ये भी कर्व है, और इस कर्व का एक टुकड़ा है, तो कर्व के टुकड़े का नाम दिया जाता है कर्वेचर। कर्व के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, या कर्व को सिंपली हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर। और ये इसका सेंटर है, तो सोचिए इसका नाम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे नाम लेके पुकारा जाता है बहुत जगह, वैसे हम यहाँ यूज कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कर्वेचर का सेंटर है, इसलिए नाम हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये इस कर्वेचर का सेंटर है, तो नाम हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जिस स्फीयर से मिरर को बनाया गया है, जिस स्फीयर से मिरर को बनाया गया है, उसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर से मिरर को बनाया गया है, उसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये एक प्रॉपर्टी हुआ। और कुछ प्रॉपर्टी में ये होता है कि ये मिरर अगर हमने बनाया है तो इसका कोई मिड पॉइंट मान लेंगे, ठीक है, कोई मिड पॉइंट मान लेंगे, तो उसे हम कहते हैं पोल। उस मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर। वो पॉइंट है ना, मिरर के मिड पॉइंट को कहिए या मिरर के सेंट्रल पॉइंट को कहिए, तो उसे हम क्या कह देते हैं, पोल। तो पोल ऑफ द मिरर भी हो गया। अब सोचिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को अगर हम ज्वाइन करें तो क्या हमें एक लाइन मिल जाएगा, क्या हमेशा हमें एक लाइन मिल जाएगा। इसका नाम भी हम लोग जानते हैं, हमने सारी बातें पहले ही पढ़ रखी हैं। इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और क्या होता है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी होता है कि अपर्चर ऑफ द मिरर। ऐसे तो सीधा कहा जाता है कि विड्थ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। मिरर का जो डायमेंशन है, अगर हम मिरर के विड्थ की बात करें कि हमने ये काटा था मिरर, हम यहां से काटे, हम यहां से भी तो काट सकते थे, हम मिरर यहां से भी तो काट सकते थे, तो क्या अब इमेज बनना बंद हो जाता, छोटा काट लेते? तो नहीं, इमेज बनना बंद नहीं हो जाता, पर हमारा मिरर छोटा हो जाता। तो हम कहेंगे कि मिरर का क्या छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया। उस साइज का नाम है अपर्चर ऑफ द मिरर, अपर्चर ऑफ द मिरर। और एक्चुअली इस अपर्चर को दिखाने के 2-3 तरीके हैं। उसमें तो जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आपको बताया जा रहा है कि देखिए हमारा जो मिरर है वो ऐसे है, वो हमने काटा ऐसे है, देखिए इस तरह से हमारा मिरर है स्फीयर में ऐसे उड़ा हुआ, लेकिन इसको अगर हम बनाए तो इस तरह से एक सर्किल भी बनता होगा, ठीक है। इसको ऐसे बनाए तो कटोरी टाइप का एक सर्किल भी बनता होगा। इस सर्किल का जो रेडियस होता है, ये उस सर्किल की बात नहीं करे, ये रेडियस अलग है, ये जो सर्किल बना है इसका रेडियस अलग है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। लेकिन ये जो सर्किल बन रहा है, कौन वाला सर्किल, ऐसे मिरर हमने बनाया है तो ये एक सर्किल बना, ये अलग सर्किल है, ये बढ़ घट सकता है। इसी स्फीयर में ये बढ़ घट सकता है। हमने यहां से काट लिया होता तो इतना सर्किल बनता, यहां से काट लेते तो बड़ा सर्किल बनता। अगर हम एकदम एग्जैक्टली सेम मतलब हेमिस्फीयर बना दें तब जाके दोनों रेडियस बराबर होंगे। तो ये जो रेडियस होता है ना उस सर्किल का, कौन सा सर्किल आप समझ पा रहे हैं, इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर यानी ये रेडियस हमें बताता है कि मिरर का अपर्चर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। पर आमतौर पे इतनी टेक्निकल बातों में हम नहीं जाते हैं, तो हम ये पूरा डायमीटर निकाल देते हैं या किसी तरह से कोई भी वैल्यू दे करके कोई भी तरह का चीज़ बोल देते हैं कि अपर्चर इसका स्मॉल और लार्ज ऐसे बोल देते हैं। पर अगर एकदम स्पेसिफाई करना हो तो हमें उस सर्किल का, जो मिरर से सर्किल बन रहा है, प्रोजेक्शन सर्किल बोलते हैं उसको, प्रोजेक्शन सर्किल जो बन रहा है उसका रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द अपर्चर। तो प्रॉपर्टीज हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर। और क्या हुआ, एक देखिए सेंटर और पोल को ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, रेडियस मिल जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये कर्वेचर का रेडियस है तो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब छोटा मोटा टुकड़ा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हुआ। हम जो स्फेरिकल मिरर पढ़ने जा रहे हैं, हम जिस स्फेरिकल मिरर की बात करने जा रहे हैं उसके बेसिक प्रॉपर्टीज इतने हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की।
जिसका नाम है फोकस। फोकस क्या होता है? तो किसी भी स्फेरिकल मिरर में, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई रे लाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, हम क्या होता है और हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये दोनों बातें हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर हम कोई रे लाएं और वो जो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे काटे, जो रे हम पैरेलल ला रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर काट रहा है, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस, और पोल से उसकी दूरी को कहा जाता है फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और फोकस पॉइंट को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फिर से सुनिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे रिफ्लेक्शन के बाद जहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट फोकस कहलाता है, और पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। तो हम जरा निकाल लें कि ये फोकल लेंथ कितनी दूरी पे होता है। तो पहले हम ये करेंगे कि मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हमने इसे मिला दिया। अब क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने मिला दिया तो ये नॉर्मल हो गया। तो मान लीजिए अगर ये आई एंगल पे आया तो ये भी आई एंगल पे आया, ये तो तय है कि एंगल आई होगा। लेकिन आप सोचिए, ये और ये लाइन तो पैरेलल है, तो अगर ये आई होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से इसको भी तो आई होना चाहिए, इसको भी क्या होना चाहिए, आई। और ये दूरी हमें निकालना है, ये पूरा दूरी आर है, रेडियस होगा ना पोल से। ये दूरी देखिए, ये सेंटर है, यहां से इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, और ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस है। कोई सर्किल अगर हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, तो ये वाला रेडियस है, तो क्या ये रेडियस नहीं है? दोनों रेडियस है। तो इसी तरह ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और हमें ये दूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक छोटा सा परपेंडिकुलर डाल देंगे, और क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगा, बराबर, यानी ये वाला दूरी हो जाएगा r/2। इतने दूर तक जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा r/2। और हम अगर कुछ भी करके ये ले आए तो ये पूरे r में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, हमें फोकल लेंथ मिल जाएगा। अब ट्राई भी कर सकते हैं पॉज करके और देख भी सकते हैं। तो देखिए, इसे हम बनाते हैं, तो मान लीजिए इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो जो पता करना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो पता रहता है उसे नीचे लिखते हैं, और देखते हैं क्या लिखा गया। जो पता करना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो पता रहता है उसको नीचे लिखते हैं, और देखते हैं कि क्या लिखा गया। तो देखिए, इस आई के लिए ये 90 है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज है x, यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस, यानी h/b लिखा गया। h/b होता है सेक आई, जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, सेक आई, और x इज इक्वल टू हो गया r/2 सेक आई, r/2 सेक आई। लेकिन हमें क्या ये x चाहिए था? हमें x नहीं चाहिए था, हमें तो ये चाहिए था, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को लिख सकते हैं f इज इक्वल टू r, क्योंकि ये पूरा r है, माइनस x, r माइनस एक्स लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा r माइनस r/2 सेक आई, r माइनस r/2 सेक आई। और ये डेफिनेशन या ये फॉर्मूला है फोकल लेंथ का। तो ये असली बात हुई, ये हम कहीं किसी भी मिरर की बात कर सकते हैं, पर हमें जो मिरर पढ़ना होता है वो आमतौर पे बहुत छोटा मिरर होता है, बहुत नन्हा मुन्ना मिरर होता है। तो हमारे लिए ये जो पैरेलल रेज होती हैं, ठीक है, ये जो रेज हम पैरेलल ला रहे थे प्रिंसिपल एक्सिस के, ये केवल पैरेलल ही नहीं रह जाती, ये प्रिंसिपल एक्सिस का बहुत नज़दीक भी हो जाता है। ये रेज सारी प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी नज़दीक में रहती हैं और पैरेलल भी रहती हैं। तो ऐसे रेज, दोज रेज पैरेलल एंड नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर कॉल्ड पैराक्सियल रेज। ऐसे रेज को क्या कहते हैं हम लोग? पैराक्सियल रेज कहते हैं। मतलब वैसे रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों और प्रिंसिपल एक्सिस के काफ़ी नज़दीक भी हों। ये पैरेलल होगा पर काफ़ी दूर होगा, ये लेकिन नज़दीक में रहे, तो इसे हम कहते हैं पैराक्सियल रे, और हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो सोचिए, अगर ये पैराक्सियल कर दिया जाए, इसे अगर हम पैराक्सियल कर दें तो ये जो एंगल बनाया हमने आई, ये क्या हो जाएगा? एकदम नन्हा मुन्ना हो जाएगा, बहुत कम, 0 के बराबर।
लगभग 0 के बराबर। तो F का जो फॉर्मूला आ जाएगा फॉर पैराक्सियल रे, हम जो सिचुएशन छोटे मोटे मिरर का पढ़ने वाले हैं उसके लिए अगर हम बात करें, तो पैराक्सियल रे के लिए अगर हम बात करें तो हो ये जाएगा कि हमारा I लगभग 0 हो जाएगा। तो F का फॉर्मूला R माइनस R/2 सेक 0 डिग्री अबाउट एंड अबाउट, या सेक 0 डिग्री अब हम क्यों लिखें, है ना, हम रेडियन में ही चलेंगे। तो सेक 0, तो ये सेक 0 कितना होता है 1, सेक 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा R माइनस R/2 और ये हो गया R/2, ये हो जाएगा R/2। और इसीलिए हमें जो फोकल लेंथ जानना है वो हमेशा R/2 लेके चलना है, वो रेडियस का आधा होगा मिरर के लिए। आप ये दिमाग सब लेंस में ना लगाते हैं, ठीक है। मिरर के लिए हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा आधा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के। और ये बात हम मान के चलेंगे क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो छोटे छोटे मिरर्स के लिए पढ़ना है, छोटे छोटे मिरर के लिए, एकदम स्मॉल मिरर जिसका अपर्चर बहुत छोटा हो, अपर्चर बहुत कम हो, हमें उनके लिए पढ़ना है। तो ये फिजिकल टू हो गया हमारा R/2। तो ये सच बात है, और ये जो हमें पढ़ना है इन दोनों को हमने देखा और फोकस की बात करी। क्या होता है फोकस? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो रेज आती हैं वो जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, उसे हम फोकस कहते हैं। और वो फोकस होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा आधा। फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ का डेफिनेशन अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा कि पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे और फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। तो हमें कभी कभी कुछ अच्छे एग्जाम्स में दिया जा सकता है कि स्फेरिकल मिरर में या कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में एक रे आया जो कि 37 डिग्री या 60 डिग्री या 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, तो बताइए उसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो वहाँ पे रेडियस वगैरह दे दिया रहता है और फोकल लेंथ पूछा रहता है, तो उसमें पहला ऑप्शन आपको यही मिलेगा R/2। लेकिन क्योंकि उन्होंने एंगल दे रखा है, आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पैराक्सियल रे के लिए बात नहीं कर रहे हैं। पैराक्सियल रे के लिए बात करेंगे तो एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा। इसीलिए उन अच्छे एग्जाम्स में आपको इस फॉर्मूले को लेना होगा, इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। इससे अगर आप बना दीजिएगा, ये पहला ही ऑप्शन मिलेगा आपको, तो उस ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। मन आपका ललचाएगा, लगेगा कि ये तो पहला ही है, ये तो एकदम गजब, इसे बस टिक करना और मेरे मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं, आपके मार्क्स कटने वाले हैं, ठीक है। आपसे अच्छा वो है जो नाम लिख के आया है, कम से कम उसे 0 मिला है, पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको उस समय ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो ये तो बस अब पुट करना है, तो इस पर ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है कि 60 डिग्री दे देगा तो यहाँ हम सेक 60 पुट कर देंगे, यहाँ 37 दे देगा तो सेक उसी अकॉर्डिंग पुट कर देंगे और उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, या उसको दूसरे भाषा में कहें कि पैराक्सियल रे है, या कहें कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक और पैरेलल है, तभी अब बराबर R/2 होता है, अन्यथा नहीं तो R माइनस R/2 सेक I होता है। ये फोकस की असली और सिलेबस की बात करने के बाद अब चलिए देख लेते हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में फोकस के कंसेप्ट में क्या डिफरेंसेस आने वाला है, और इसे जाहिर सी बात है हम ड्राइंग के थ्रू देखने वाले हैं। तो चलिए ये बना लिया हमने कनकेव मिरर और ये हमने बना लिया मान लीजिए कन्वेक्स मिरर। यहाँ से हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया मान लीजिए, और यहाँ भी हमने बना लिया मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने ऐसे बना लिया। तो एक रे लाते हैं पैरेलल, जाहिर सी बात है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ अगर मान लेते हैं तो ऐसे, तो ये रे ऐसे चला गया और ये हो गया हमारा फोकस। लेकिन अगर हम यहाँ आ जाएं, ठीक है, तो इसका तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ है ना, तो ये तो कुछ ऐसे मिलेगा, तो ये तो कुछ ऐसे पार कर जाएगा ना। तो ये हमें लगेगा, पॉकेट से आंख निकाल के रख के यहाँ हम देखेंगे तब हमें लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, आता हुआ लगेगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा फोकस। तो क्या ये दोनों के फोकस के डेफिनेशन सेम है? नहीं, एक जगह सही में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह इंटरसेक्ट करता हुआ लग रहा है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, तो हम बोलेंगे कि ऐसे तो पैराक्सियल रे बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में वही है तो लोग समझ जाते हैं। तो बोलेगा रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे सच में इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कनकेव मिरर का क्या कहते हैं?
फोकस कहते हैं। लेकिन कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात कर दें तो जहां पे हमें इंटरसेक्ट करते हुए लगती हैं पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जहां पे इंटरसेक्ट करता हुआ लगते हैं वहां को, उस पॉइंट को हम कहते हैं उस कन्वेक्स मिरर का फोकस। और ये दोनों में बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है फोकस के कंसेप्ट में। कंसेप्ट वही है लेकिन दोनों का जो पॉइंट है, एक जगह सही में इंटरसेक्शन हो रहा है और एक जगह बस अपीयर हो रहा है, जहां इंटरसेक्ट होने का अपीयरेंस मिल रहा है, और एक जगह रियली में इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इसका फोकस और इसका फोकस का जो फिगर है, जो डेफिनेशन है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। रियली इंटरसेक्ट, अपीयर टू इंटरसेक्ट, इतना यूज अगर हम कर दें तो हम बड़ी आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी जानने के बाद आइए शुरू करते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। और इसके इमेज फॉर्मेशन में हम ऐसे तो आज़ाद है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके हम किसी भी जगह का इमेज बना सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हैं। पर फिगर का आसानी के लिए, हमें आसानी से नज़र आने के लिए, पैटर्न आसानी से मिलने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ खास रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है इमेज एक्चुअली रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन होने के लिए कम से कम हमें 2 रे चाहिए होगा। तो हमें सारे रेज पे कमांड होनी चाहिए हमारी, ताकि हम इंटरसेक्शन करा सकें। तो पहले हम जो रेज देखने वाले, ये सब हमने 10 में पढ़ रखा है, आज बेसिक बातें ही कर पाएंगे हम लोग। कनकेव, और यहाँ चलते हैं, मिलते हैं कन्वेक्स में। ठीक है, कनकेव में अगर हम आ जाएं, पहले रे की अगर हम बात करें, और यहाँ हम अगर कन्वेक्स में आ जाएं और पहले रे की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम पैरेलल ले आएँ तो यहाँ पे हमारा एफ है। क्या ये एफ आधे पे है आर के? बिल्कुल, हमारे लिए बिल्कुल, हम कुछ यहाँ लिखेंगे आधे पे है। हाँ, एग्जाम में अगर कभी कुछ सच पूछ दिया तो बात अलग है। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हम यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ एफ, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ हो जाएगा एफ और यहाँ हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये अगर हम पैरेलल लाते हैं तो जाहिर सी बात है ये कहाँ से गुजरेगा, एक ही तो पॉइंट है जहाँ से ये गुजर सकता है। यहाँ अगर हम पैरेलल ले जाएं तो ये चला जाएगा इधर, ये चला इधर जाएगा, पर लगेगा कि कहीं यहाँ से ही आ रहा है, ये एफ से आ रहा है। ये पहला रे है जो हम इस्तेमाल आमतौर पे करते हैं। दूसरा रे क्या हो सकता है? दूसरे रे की अगर हम बात करें, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से बना ले सकते हैं, क्योंकि ये सब मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। तो दूसरा रे ये है कि अगर हम ऐसा गुजार दें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चला जाए, सॉरी रे फोकस से ही चला जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम अगली बार ले जाएंगे, और यहां ऐसा कर दें कि ये जाके एकदम सीधा फोकस पे मिलने वाला था, सीधा। ठीक है, तो क्या होगा? तो सोचिए जब जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जरूर पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ पे भी जब ये ऐसे मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। देखिए दोनों में एरो का डायरेक्शन अलग है, दोनों डायग्राम सिमिलर है पर एरो का डायरेक्शन अलग है। फिर हम तीसरे केस की अगर हम बात करें, तो ये कह सकते हैं कि ये हमारा सी है, मान लीजिए हमारा एफ है। तो इसके लिए हम मान लीजिए इस बार सेंटर से गुजार देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं कि ये बातें मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ रखी हैं 10 क्लास में। ये देखिए आके एकदम मिरर आ गया बीच में, नहीं तो सीधा एकदम सेंटर को मारने वाला था ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, बोलेगा जा बाबा जा। ठीक है, मिरर इसको लौटा देगा, और यहाँ से भी मिरर, ये एक्चुअली इधर नहीं बनेगा, ये इधर आकर के लौटा देगा। तो ये 3 रेज बनी, 2 रेज और हैं, हम चलिए इसी में काम चला लेते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए चौथी रे क्या है, ये रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। जब कुछ नहीं लगे तो ये जरूर काम आएगा। वो ये है कि अगर जा करके पोल पे ही रे टकरा गई तो सच ये यही ना नॉर्मल हुआ, तो जितना एंगल बना के आया था अंदाज से उतना एंगल बना करके हम क्या कर देंगे, लौटा देंगे। एक आध जगह ये काम आता है। इसमें भी अगर हम बात करें तो ये चीज़ हो सकता है कि यहाँ से हम लाए और सीधा पोल पे ले आए, तो ये जाहिर सी बात है क्या होगा, ऐसे लौट जाएगा उतना ही एंगल एक अंदाज से बना करके। तो ये ब्रह्मास्त्र है, ये हम तब निकालेंगे जब हमें कुछ नहीं मिल रहा होगा, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अंतिम में इन चारों की ज़रूरत क्या थी, ये चारों आए कहाँ से? ये चारों आए हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही। तो हम 5वीं बात जब कर रहे हैं तो हम जनरलाइज बात कर रहे हैं कि हम कोई भी रे ले आए कैसे भी,
कैसे भी कर लिया हमने। तो ये एफ है, ये सी है, तो ये तो मिलेगा ऐसे ही, और मिलेगा अगर ऐसे ही तो उतना ही एंगल बना करके अंदाज से क्या होगा, लौटेगा। और ये जनरल रे है, ये कभी भी काम आने वाली रे है, पर क्योंकि हम आसान करने के लिए पढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादातर इन्हीं चारों से काम कराएंगे। ये हम यहाँ भी बना सकते थे कि अगर यहाँ पे एफ है, अगर यहाँ पे सी है, तो कोई भी जनरल एक रे ले आए, कोई भी एक जनरल ऐसे रे ले आए, तो जाहिर सी बात है ये सी से ऐसे मिलाएंगे तो ये वैसे ही एंगल बना के लौट जाएगा। तो ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे हम कुछ भी रे बना सकते हैं, लेकिन हम अपने फिगर को सिंपल दिखाने के लिए या पैटर्न्स पकड़ने के लिए हम ये चारों रे का ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे। पर क्या हम पांचवा केस इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? पांचवा केस ही तो बाकी चारों आ रहा है, वही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का हमने सीधा इस्तेमाल कर लिया, यानी कि इसका भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो रेज हैं जो हम अगर इमेज बनाने के दौरान कभी फंसेंगे तो हम इन्हीं का इस्तेमाल करने वाले हैं, इन्हीं का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसको कम से कम आप 1 या 2 बार फिर से बना लें, ताकि इस पे कमांड अगर नहीं रहा, क्योंकि इस पे अगर कमांड नहीं रहा तो फिर हमें आगे बढ़ने में भी दिक्कत होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने 10th क्लास में ही पढ़ रखी है और बड़ी बारीकी से हमने पढ़ी थी, उसका नाम है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है? पहली बात मतलब क्या है? तो साइन का मतलब है कि हम प्लस लेंगे, माइनस लेंगे, साइन प्लस माइनस। और कन्वेंशन का मतलब होता है रीति रिवाज, पुराने जो तरीके हैं, रीति रिवाज की जो बातें हैं, यानी साइन लेने के रीति रिवाज। भाई फिजिक्स में तो हम आजाद है, हम किसी को प्लस मान सकते हैं, किसी को माइनस मान सकते हैं, तो यहाँ ऑप्टिक्स में ये कन्वेंशन क्यों, ये रीति रिवाज क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्टिक्स में हमेशा चेंज होते रहता है, और अगर आप पे छोड़ दिया जाए, एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, और अगर आपके ऊपर साइन को छोड़ दिया जाए तो आप जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां कर ही बैठेंगे। तो इसीलिए बोला गया नहीं, पूर्वजों ने बोला कि हम बना दे रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं कि तुम्हें ये मानना है और तुमको वही मानना है, उसके अलावा कुछ मानोगे तो गलती होगी, इसके लिए जिम्मेदार रहोगे तुम। इसीलिए आपको वही मानना जो पूर्वजों ने बताया है। तो पूर्वजों ने क्या बताया है? पूर्वजों ने 3 नियम बताए हैं। पूर्वजों ने 3 नियम बताए हैं, और ये तीनों नियमों का पालन होना चाहिए। ये तीनों नियमों को ही मिला करके हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। पहला नियम ये है कि सारा डिस्टेंसेस, जितना भी डिस्टेंस है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितनी भी दूरियां होती हैं, जितनी भी दूरी होती है, वो सारी की सारी आपको पोल से नापनी है। सारी दूरी आपको हमेशा पोल से नापनी है, पोल से दूरियों को नापना है। तो जितनी भी दूरी होती है वो पोल से नापनी है। तो सोचिए इसमें अब क्या क्या आ गया। मान लीजिए कि ये हमारा मिरर है और इसका ये पोल है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रख रखा है और कोई कारण से यहाँ पे इमेज बन गया। ये कैसे बना हम देखेंगे, ठीक है, वो तो हम बात करेंगे। पर ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और यहाँ पे मान लीजिए इसका फोकस भी है। अब मैंने फोकस बना दिया तो पता नहीं ये पॉसिबल भी है कि नहीं, वो हम देखेंगे, वो बात की बात पे छोड़ दे रहे हैं। तो फोकस, ऑब्जेक्ट और ये इमेज है। तो ये जो फोकल लेंथ है, किसको कहेंगे हम फोकल लेंथ? तो पोल से इसकी दूरी को हम फोकल लेंथ कहेंगे। कभी आपको बोलेगा कोई क्वेश्चन में कि एक मिरर को ऐसा रखा गया कि दीवार से मिरर का दूरी, दीवार से, ठीक है, वॉल से दीवार से मिरर का दूरी 1 मीटर है, और दीवार से फोकस का दूरी 80 सेंटीमीटर है। दीवार से मिरर का दूरी 1 मीटर है और दीवार से फोकस का दूरी 80 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ कितना होगा? 80 की 1 मीटर फोकल लेंथ होगा। फोकल लेंथ सारा दूरी कहां से नापना है? पोल से। तो फोकल लेंथ हमें पोल से नापना पड़ेगा। दीवार से ना 80 है, पोल से तो 20 ही होगा। तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ 20 होगा, ना कि 80 और 1 मीटर। तो ध्यान रखना है, ऑल डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो जाहिर सी बात है पोल से फोकस का दूरी कहलाएगा फोकल लेंथ। क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। और इसे हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे, स्मॉल f से।
पोल से जो ऑब्जेक्ट का दूरी होगा, ठीक है, पोल से जो ऑब्जेक्ट का दूरी होगा इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसे हम u से डिनोट करेंगे, u से। और पोल से जो इमेज का दूरी होगा इसे हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस, और इसे हम v से डिनोट करेंगे, इमेज डिस्टेंस, और इसे हम डिनोट करेंगे v से। तो फोकल लेंथ पोल से फोकस का दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट का दूरी, इमेज डिस्टेंस पोल से इमेज का दूरी। फोकल लेंथ को f से डिनोट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करेंगे, और इमेज डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, v से। तो ये रूल बना दिया गया है, ये साइन कन्वेंशन का पहला नियम बना दिया गया है कि सारा दूरी को आपको कहां से नापना है, पोल से। ऑल डिस्टेंसेस आर ऑलवेज, लिख देता हूं मैं, ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारा दूरी नापना है पोल से, भले वो दीवार से दे रखा हो कि वो भाई दीवार से ऑब्जेक्ट को रखा गया है 30 सेंटीमीटर दूर, तो आप समझिएगा कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 30 नहीं, वो 70 है, क्योंकि दीवार से 30 रखा गया, मिरर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर दूर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो 70 ही बचा ना, तो 70 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आपको समझ जाना है, ये आपको तुरंत कैलकुलेट कर लेना है, इसकी बात कर लेनी है। तो ये पहला रूल है कि ऑल डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरा जो इसका रूल है आपके दिमाग में एकदम फिट बैठा हुआ होना चाहिए, एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरा इसका ये है कि जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे या डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, उसको कैसा मानना है, पॉजिटिव। मतलब जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है उस डायरेक्शन में जाके अगर आप कुछ नापते हैं तो आप उसको पॉजिटिव माने। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाके अगर आप कुछ नाप रहे हैं तो उसको पॉजिटिव मानिए, उसका उल्टा में जाके नाप रहे हैं तो आप उसको क्या मानिए, नेगेटिव मानिए। चलिए इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया और इसका इमेज मान लीजिए यहाँ बन गया, और मान लीजिए फोकस यहाँ है, ठीक है, या फोकस यहाँ पर है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए फोकस यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये मान लीजिए इमेज है, ऐसा हो गया, ठीक है। और हमें बोला गया कि बताइए कौन क्या है पॉजिटिव। तो सोचिए ये जो इमेज बना इसके लिए इंसिडेंट रे तो ऐसे आया होगा, यानी इस डायरेक्शन में अगर हम कोई चीज को नापने जाएं इस डायरेक्शन में तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और इसके उल्टे डायरेक्शन में आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो सोचिए फोकल लेंथ को जब हमें नापना था तो हम तो ऐसे आए, हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में गए, पोल से नापना है, पहली बात सारा चीज पोल से नापना है, तो पोल से नापने के लिए तो हम इधर जाने लगे ना फोकल लेंथ नापने के लिए, पर इंसिडेंट तो उधर गया था, तो हम उल्टा आ गए ना। तो ये जो फोकल लेंथ अगर मान लीजिए 40 है 50 है तो 40 आपको नहीं लिखना है, -40 लिखना है, 50 है तो 50 नहीं लिखना है, -50 लिखना है, क्योंकि आप इंसिडेंट रे के उल्टा गए हैं नापने। उस तरह देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी उधर जाके नापेंगे, इमेज डिस्टेंस भी उधर जाके नापेंगे, तो हम ये सारे डायरेक्शंस को यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव। अब इसमें कुछ बातें जो हम याद रख सकते हैं वो ये हैं कि सोचिए कनकेव मिरर अगर हम लेंगे, कनकेव मिरर अगर हम कभी चुन लिए तो इसका फोकल लेंथ तो हमेशा इधर होगा, फोकस, और कन्वेक्स मिरर अगर हमने चुन लिया तो इसका फोकस इधर होगा। इंसिडेंट रे इसमें भी ऐसे आया, इंसिडेंट रे इसमें भी इधर आया। इसमें फोकल लेंथ को नापने के लिए इंसिडेंट रे के खिलाफ जाना पड़ा, इसमें साथ में चलना पड़ा कि चलो इंसिडेंट रे, चलो मिलके फोकल लेंथ नापते हैं, तो ये हमें यहाँ साथ नापना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम ऐसे नोट्स कुछ बना लें तो है ना, लास्ट में जो नोट्स लिखे रहते हैं अगर वैसा कुछ हम बनाएं तो कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये प्रॉपर्टी है प्रूफ करने का। आपको बोल देगा कि फोकल लेंथ वो मिरर कन्वेक्स मिरर है तो आप फोकल लेंथ पॉजिटिव ला दीजिएगा, या आपको बोल देगा कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, बताइए कौन सा मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर होगा जरूर, ये कंफर्म बात है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस का ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी वो हमने नहीं देखा है। अभी हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं और ना ही हमने ज़्यादा इमेज बनाए हैं, पर साइन कन्वेंशन के अनुसार ये हम जरूर कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया तो जरूर क्या होगा, कन्वेक्स मिरर, ये हम जरूर कह सकते हैं। और अगर हम बोले कनकेव मिरर की अगर हम बातें करें
तो जाहिर सी बात है कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कैसा होगा, नेगेटिव। और जो बातें हम कॉन्वेक्स के लिए बोले अभी वो कनकेव के लिए भी लागू है। मतलब कि अगर कभी आपका फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि कनकेव मिरर है, और कभी आपको दे दिया जाता है कि कनकेव मिरर है तो आपको समझ जाना है फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा पक्का। साइन कन्वेंशन का दूसरा पोस्टुलेट कि डायरेक्शन, अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सारे डिस्टेंस को आप पॉजिटिव माने, उल्टा जा रहे हैं तो आप नेगेटिव माने। तीसरा लास्ट पोस्टुलेट ऑफ, ये पूरा नहीं लिखा मैंने, आप लिख लेंगे। तीसरा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के हाइट्स को अगर हम नाप रहे हैं, हाइट्स एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट्स एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मानना है पॉजिटिव, हमेशा मानना है पॉजिटिव। ये नहीं कि मेरा मन कर रहा है पॉजिटिव, आज मन कर रहा है नेगेटिव तो नेगेटिव मानने लगे, नहीं, इसमें आपको वो आज़ादी नहीं दिया गया, नहीं तो आप बहुत गलती करेंगे। इसलिए आज़ादी आपसे छीन लिया गया है, पूर्वजों ने छीन लिया है। हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पॉजिटिव, और हाइट्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आपको कैसा मान के चलना है, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन के पोस्टुलेट है कि सारी दूरी, क्वेश्चन कुछ भी कह रहा हो, क्वेश्चन कुछ भी दे रखा हो, सारी दूरी आप हमेशा पोल से नापेंगे। और पोल से फोकस का दूरी फोकल लेंथ कहलाएगा, एफ से डिनोट करेंगे। पोल से ऑब्जेक्ट का दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, यू से डिनोट करेंगे। और पोल से इमेज का दूरी इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, हम वी से डिनोट करेंगे। और दूसरा पोस्टुलेट कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, इंसिडेंट रे के खिलाफ हम अगर हम जाएंगे तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। उस डायरेक्शन को नेगेटिव इंटरप्रेट करके नेगेटिव लेकर के चलेंगे। और तीसरी बात कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में हम कुछ नाप रहे हैं तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, नीचे आ गए हैं तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। और ये साइन कन्वेंशन के हुए पोस्टुलेट्स। तो आइए अब हम एक ऐसा सेगमेंट पढ़ते हैं जिसके बाद न्यूमेरिकल्स का आना शुरू हो जाएगा। उसका नाम है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला हम का डेरिवेशन आमतौर पे हम 10th क्लास में नहीं देखते हैं, पर यहाँ हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड्स के लिए भी ज़रूरी है। और डेरिवेशन देख लेने से एक हमें शांति मिलती है मानसिक कि हाँ हम इसे जानते हैं। तो इसके लिए एक्चुअली आप कोई भी मिरर बना सकते हैं, दोनों में ये लगभग चेंज करेगा क्योंकि साइन कन्वेंशन तो आपको पुट करना ही होगा। तो फिलहाल में हम ऐसा करते हैं कि हम एक कनकेव मिरर ही बनाते हैं। आपको अगर डाउट उठे, आप कॉन्वेक्स को बना करके, कॉन्वेक्स का फिगर बना के आप इसे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है तो फिर आप बताइएगा, वो कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये मान लीजिए हमारा इमेज है। तो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि ऑब्जेक्ट से रे निकला होगा और ये कोई कारण से यहाँ गया होगा रिफ्लेक्शन के बाद, और इसके बीच जो ये जो सेंटर से मिलाने पे जो एंगल्स बने होंगे वो दोनों सेम बने होंगे। तो इसे हम आई मानते हैं, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आई। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा मान लेते हैं। ऐसा हम मान ले रहे हैं, और कुछ नाम दीजिए, इसको पी नाम दीजिए, इसको एम नाम दे दीजिए, ऐसे जो भी नाम देना है दे दीजिए। ठीक है, ICO तो वहां दे ही रखा है। अब मिरर फॉर्मूला का जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, इसमें एक ट्रिगो के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की हमें जरूरत पड़ेगी। क्या है वो प्रॉपर्टी, तो आइए देखते हैं। मैं एक्चुअली ग्राफ बनाने जा रहा हूं, उम्मीद है आपने मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो देखा होगा, तो ग्राफ थोड़े मोड़े आपको क्लियर होंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं y = x का। तो आपको पता है कि बीचों बीच एकदम गुजर जाता है। अगर मैं बनाऊं y = sin थीटा का, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और अगर मैं बनाऊं y = tan थीटा का, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह से। मतलब ये ग्राफ है sin थीटा का, ये ग्राफ है tan थीटा का, और ये ग्राफ है y = x का। देखिए पहले क्या हुआ, जब हम 0 के आसपास थे तो ये तीनों ग्राफ लगभग एक जैसे शुरू हुए। बाद में साइन कहा कि तुम लोग जाओ, मैं अपना नीचे नीचे ही रहूंगा। y = x पे अपना सीधा सीधा चला गया, और tan ने कुछ देर बाद y = x को भी छोड़ दिया और बोला मैं तो अब उड़ान करने चला, मैं तो आसमान में चला, तो ये उड़ गया। मतलब शुरुआत में तीनों साथ थे, पर जैसे जैसे एंगल बढ़ा वैसे वैसे ये तीनों अलग हो गए। तो हम ये कह सकते हैं ना
कि बहुत छोटे एंगल्स की बात करें, बहुत छोटे एंगल्स की अगर हम बात करें तो साइन थीटा, टेन थीटा, हम इसको साइन एक्स लिखते हैं, इसको एक्स लिखते हैं, इसको टेन एक्स लिखते हैं, तो अगर थीटा लिख देंगे तो साइन थीटा टेन थीटा, तो ये भी तो थीटा हो जाएगा। तो बहुत छोटे एंगल की अगर हम बात करें, फॉर वेरी 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 स्मॉल एंगल्स, बहुत छोटे का मतलब 10 डिग्री, 5 डिग्री, डिग्री में मैं बोल रहा हूं, आपको यहां जो थीटा आप ले रहे हैं वो रेडियन में ले रहे हैं, तो 5 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा तो बहुत कम ना हो जाएगा, 0.00 समथिंग हो जाएगा। 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा 0.0 समथिंग हो जाएगा। तो 5 से 10 डिग्री तक अगर रहे, 0.0 समथिंग रेडियन तक अगर रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। हमेशा के लिए नहीं कह सकते हैं, हमेशा के लिए बात बराबर नहीं है, पर छोटे एंगल्स के लिए, बहुत छोटे एंगल्स के लिए जो साइन थीटा है वही टेन थीटा है और वही हमारा थीटा है, ये हम कह सकते हैं बहुत छोटे एंगल्स के लिए। तो अगर हम ये कह सकते हैं तो चलिए ये वहां लगाते हैं। पहले तो हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए ये ट्रायंगल में आइए, एक्सटीरियर एंगल आप जानते हैं, तो लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस आई, देखिए इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ठीक है, फिगर कुछ ज्यादा ही छोटा बन गया है, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा लिख सकते हैं। उसी तरह ये भी लिख सकते हैं कि आई प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, आई प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। हम यहां से भी ये भी लिख सकते हैं, देखिए इस ट्रायंगल में लिखा तो आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और इस ट्रायंगल में अगर हम लिखें तो आई प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, क्योंकि हमें आई की जरूरत नहीं है, हमें आई से कोई मतलब नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जानने की इमेज फॉर्मेशन में कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसे लिखेंगे, यहां से लाएंगे आई इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, और यहां से लाएंगे आई इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, और ये क्योंकि दोनों आई बराबर है तो हम लिख देंगे बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। दोनों को बराबर करेंगे, 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा। अब देखिए ये तीनों एंगल मिले हमें, बीटा मिले, गामा मिले, अल्फा मिले, तीनों एंगल्स मिले। पर क्या हम बहुत बड़े मिरर्स के लिए पढ़ रहे हैं? क्या हमने बहुत बड़े बड़े मिरर बना रखे हैं? नहीं, हम छोटे नन्हे मुन्ने मिरर्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमारा ये जो अल्फा होगा, सोचिए यही एकदम छोटा है, तो ये गया भी होगा तो कितना होगा अल्फा, ये बीटा कितना होगा, ये गामा कितना होगा, तो ये 5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। और 5 डिग्री के लिए क्या होता है, हम एंगल को या तो टेन थीटा लिख सकते हैं या साइन थीटा लिख सकते हैं। हम अगर साइन लिख देते हैं, कोई कारण से अगर हम साइन लिख देते हैं, तो हो ये जाएगा कि साइन लिखने पे ये झूठ झूठ का हाइपोटेन्यूज इंक्लूड हो जाएगा। हमें तो ये सब लेंथ में बात करनी है ना, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, उसकी बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, साइन चुने कि टेन चुने, लिख हम दोनों सकते हैं, चाहे हम साइन लिखें चाहे हम टेन लिखें, पर क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज की बात नहीं करनी, हमें इसकी बात नहीं करनी, हम टेन को चुन लेते हैं, साइन को छोड़ देते हैं। तो लिखेंगे 2 tan बीटा इज इक्वल टू tan गामा प्लस tan अल्फा, ये हम लिख सकते हैं। सबका tan ले लिया क्योंकि ये एंगल tan के बराबर ही रहे होंगे, ठीक है, ये हमने कर दिया, ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो tan बीटा को हम लिख सकते हैं 2mp बाई r, पर ये r देखिए इधर है, इंसिडेंट रे गया था इधर, इंसिडेंट रे जाएगा इधर, जा रहे हैं हम उधर, तो r लिखें कि माइनस r लिखें, तो हमें माइनस r लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 2mp बाई माइनस r, रेडियस, रेडियस वो भी कैसा साइन कन्वेंशन पुट करना है, प्लस होगा कि माइनस होगा ये पुट करना है, तो हमने पुट कर दिया। tan गामा की बात करते हैं, गामा कहाँ है भाई, गामा ये है, तो देखिए mp तो होगा, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन उधर है तो माइनस लिख देंगे, तो हो जाएगा mp बाई माइनस u, ये 4 ना पढ़ लें आप, u पढ़ें, u है, प्लस tan अल्फा है तो mp बाई माइनस v, mp बाई माइनस v। और देखिए क्या क्या कट रहा है कॉमन निकल के, एक तो माइनस निकल जाएगा, एक mp निकल जाएगा, तो बचेगा 1 बाई u
प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। 2/r को हम ये 2 को नीचे ले आए तो लिख सकते हैं 1/r/2, तो हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। r/2 को f लिख सकते हैं ना छोटे मिरर के लिए। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है इसी को क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। ये जो छोटा सा फॉर्मूला है इसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और हमने ये 10 में देखा है। आज हम इसका संपूर्ण इस्तेमाल करेंगे, इस पे और बातें करेंगे। मैग्निफिकेशन पढ़ने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स में एंटर कर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।